शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी ज़ैनब शेयर करी है। ज़ैनब कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग मीरपुर के रहने वाले हैं। आज से 6 साल पुरानी बात है। हम लोगों का जो घर है, हम लोगों के 2 फ्लोर हैं, यानी एक ग्राउंड फ्लोर और एक सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन पर सर्दियों में हम लोग ज़्यादातर सेकंड पोर्शन पर रहते हैं क्योंकि धूप बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है और नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जबकि गर्मियों के मौसम में हम लोग नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह से सर्दियों का मौसम था। हम लोग सारे ज़्यादातर ऊपर वाले हिस्से में ही रहते थे। ऊपर वाले हिस्से में धूप की वजह से बहुत ज़्यादा दिन के टाइम बहुत अच्छा रहता था और रात के वक्त भी हम लोगों ने कोयले जलाकर, आग जलाकर रखी होती थी, तो उसकी भी अच्छी से वेंटिलेशन होती रहती थी। जबकि नीचे वाला हिस्सा जो था वो मुकम्मल तौर पर बंद था और वहाँ पर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती थी। लेकिन उन दिनों की बात है, दिन तो हम लोग ऊपर वाले हिस्से में बहुत अच्छा गुजार लेते थे धूप की वजह से, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो दादी अम्मा ने ये कहा कि हम लोग नीचे वाले हिस्से का भी एक कमरा सेट कर लेते हैं। रात के वक्त हम लोग वहाँ पर सो जाया करेंगे क्योंकि इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा है और ऊपर वाले हिस्से में रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता था। हम लोगों ने भी यही महसूस किया था। हम लोग आज शाम से ही नीचे वाला हिस्सा सारा हम लोगों ने सेट किया, एक कमरा अपने सोने वाला बना लिया, उसमें से सामान निकाल कर सारा उसको सोने के लिए सेट कर दिया। पूरी फैमिली ने वहीं पर सोना था। वहाँ पर हम लोगों ने कोयले देखते हुए रख दिए कि कमरा गर्म हो जाए। अब जब हम लोगों ने इस कमरे में जाना था तो वो कोयले जो थे वो बर्तन उठाकर मुझे छत के ऊपर रखनी थी क्योंकि नीचे वाले हिस्से में बहुत धुआं भर रहा था। सारे घर वाले नीचे आ चुके थे। जैसे ही मैं ऊपर वो कोयले बाहर रखने के लिए गई तो धुंध भी थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों के ज़हन में एक लाइट भी चल रही थी। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगी तो क्या देखती हूँ, हम लोगों की सीढ़ियों में जैसे कोई बैठा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या, मेरी बहन बाहर क्यों बैठी हुई है। मुझे देखने में वो मेरी बहन रिजवाना लग रही थी। मैंने उसको आवाज़ दी कि रिजवाना यहाँ पर क्यों बैठी हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाल खुले हुए थे, सर झुकाकर आखिरी सीढ़ी पर बैठी हुई थी। मैं तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वो मेरे सामने उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। बाथरूम की लाइट ऑफ थी। मैंने उसे कहा कि बाथरूम की लाइट तो जला लो। जैसे मैंने बाथरूम की लाइट ऑन की, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं भागती हुई अंदर आई तो मेरी बहन रिजवाना जो थी वो सामने बिस्तर में लेटी हुई थी। मैंने अम्मी और दादी अम्मा को बताया कि अभी सीढ़ियों में मैंने रिजवाना को ही बैठे देखा है। मेरे सामने वो उठकर बाथरूम में गई है और जब मैंने आवाज़ें देना शुरू की हैं और बाथरूम की लाइट ऑन की है तो वहाँ पर वो नहीं थी। दादी अम्मा ने और अम्मी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। रिजवाना ने कहा, मैं तो यहाँ से उठी नहीं हूँ, जिस टाइम की तुम ऊपर गई हो मैं तो इधर ही थी। अम्मी ने कहा कि तुम हमें डरा रही हो, तुम जानबूझ के स्टोरी बना रही हो। किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं कस्में खाती रही, कोई भी नहीं माना। मैं चुप कर गई। अब हम लोग सब उसी एक कमरे में थे। मेरे छोटे भाई, अम्मी, अब्बू, दादी अम्मा, मैं, मेरी बहन, हम सब। हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया हुआ था लेकिन उसको कुंडी नहीं लगाई हुई थी। इसी तरह से हम लोग सब सो गए। कहीं आधी रात की बात है, रात का पिछला पहर था। एकदम से दादी अम्मा की आवाज़ आई। दादी अम्मा चिल्ला रही थी कि जल्दी से लाइट जलाओ, जल्दी से लाइट जलाओ।
हम लोग सब जाग के अब्बू ने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। दादी अम्मा चारपाई पर बैठी हुई थी और ये कह रही थी कि अब कमरे की लाइट मत बंद करना और उठकर आयतल कुर्सी पढ़कर इस दरवाजे को कुंडी लगा दो। अब्बू ने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ है। दादी अम्मा का ये कहना था कि जो कह रही हूँ अब इतना ही करो और कोई सवाल मत करो, आयतल कुर्सी पढ़ो बस। हम लोग भी जाग के हम सब ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। दादी अम्मा ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। तभी हम लोगों के बाहर सहन में और बरामदे में ऐसी आवाज़ आने लग गई जैसे कोई हम लोगों के बर्तन उठा उठा कर बाहर फेंक रहा है। हम लोग तो डर के कि शायद चोर आ गया है। अब उठ कर बाहर जाने लगे कि मैं देखता हूँ बाहर कौन है। दादी अम्मा ने कहा बाहर जाने की गलती मत करना, क्योंकि बाहर कोई इंसान नहीं है, बाहर कोई गैर मरी मखलूक है, कोई पिछल पैरी है या फिर कोई जिन्नी है। वो हमारे कमरे में झांक कर देख रही थी। एकदम से मेरी आँख खुली क्योंकि मुझे बड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो दरवाजे के अंदर झांक कर देख रही थी। भयानक चेहरे वाली, जलती हुई आंखों वाली, बहुत लंबे बाल थे, धड़ बाहर था और गर्दन अंदर। गर्दन इतनी लंबी थी जिस तरह से ऊँट की गर्दन होती है। गलती मत करना बाहर जाने की, बैठ जाओ आराम से अपने बिस्तर पर। काफ़ी देर बाहर यही सब चलता रहा। हम लोगों को लगा कि शायद सुबह कोई भी बर्तन सलामत नहीं होगा। वो जो कोई भी है पूरी तरह से हर चीज़ को तोड़ फोड़ चुकी होगी। सारी रात हम लोग डरते रहे। मैंने सबको कहा कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। इसे मैंने सीढ़ियों में बैठे देखा है। सुबह जब हम लोग जाके दादी अम्मा ने आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा और घर का दरवाज़ा खोला कमरे का, बाहर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। दादी अम्मा ने सबको बाहर आने को कहा। बाहर हम लोगों के सहन में एक बर्तन भी नहीं था। एक बर्तन, कोई बर्तन टूटा हुआ भी नहीं था, किसी बर्तन का नामो निशान नहीं था। हर चीज़ जो की तो किचन में जुड़ी हुई थी। हम लोग तो हैरान कि बाहर रात को ऐसे लगता जैसे कोई प्लेट्स ग्लास हर चीज़ फेंक रहा है। हर चीज़ सलामत थी। दादी अम्मा ने कहा कि उनके एक भतीजे हैं और वो भी मीरपुर से आगे एक गांव में रहते हैं। वो अमलियात किया करते थे। दादी अम्मा ने अब्बू को उनकी तरफ रवाना किया और कहा कि उनको लेकर आए। शाम तक अब्बू उनको लेकर आए। जब वो हमारे घर में दाखिल हुए, आते साथ उन्होंने सिर में 3 चक्कर काटे। 3 चक्कर काटने के बाद 3 कोयले उन्होंने हमारे सहन के दरमियान में रख दिए और आकर कमरे में बैठ गए और ये कहने लगे कि आधे घंटे के बाद देखेंगे कि वो कोयले किस तरफ बिखरे होते हैं, वहीं पर उस मखलूक का बसेरा होगा। आधे घंटे बाद जब वो उठकर बाहर गए तो वो तीनों कोयले जो थे बाथरूम के आगे पड़े हुए थे। हम लोगों के सामने उन्होंने वो तीनों कोयले जो थे वो सहन के दरमियान में रखे थे। उनका ये कहना था कि ये मखलूक इस बाथरूम से आती है। आप लोगों ने इस घर को, नीचे वाले हिस्से को बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान कर दिया था और आप लोगों का जो बाथरूम है ये आज सेबज़दा है। यहाँ पर एक जिन्नी रहती है, वही अपना आप जाहिर करती है। अब वो रात भर यहाँ पर चलती फिरती है, इस किचन को भी इस्तेमाल करती है। अब आप लोगों ने यहाँ पर सोने का फ़ैसला किया है तो इसलिए वो आप लोगों को तंग कर रही है। फिर उन्होंने 3 कील मंगवाए और वो तीनों कील बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लगा दिए और उनका ये कहना था कि अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन आप जब भी बाथरूम में जाएं बाथरूम की दुआ पढ़ कर जाएं और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो आप लोग बाथरूम से बाहर निकल आएँ। सबने फिर ऐसा ही किया। हमने बहुत एहतियात किया। उसके बाद हमें घर में तो वो कभी नज़र नहीं आई, लेकिन हम लोगों को डर बहुत लगता था। अक्सर रात के वक्त अगर बाथरूम की तरफ नज़र जाती थी तो ऐसे लगता था एक काले रंग की परछाई है जो बाथरूम के दरमियान में खड़ी होती है। पलक झपकते वो गायब हो जाती थी। हम लोग इतने डरते थे कि उस बाथरूम में ना तो नहाने को दिल चाहता था, खौफ आता था। फिर हम लोगों ने दोनों हिस्सों को आबाद किया, ऊपर भी रहते थे नीचे भी रहते थे। कुछ अरसे बाद हम लोगों ने अपने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर दे दिया क्योंकि वो भी अब मुकम्मल खाली रहने लग गया था। जब तक वो रेंट आउट नहीं हुआ हम लोग ऊपर वाला बाथरूम इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, क्योंकि उन्होंने वो भी चेक किया था और उनका ये कहना था कि वहाँ पर कोई बसेरा नहीं है।
उसके बाद हम लोगों ने साल पहले सारा घर दोबारा से बनवाया, घर की तोड़ फोड़ की, उस बाथरूम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उसको हम लोगों ने खोला भी नहीं, तोड़ा भी नहीं, उसके आगे दीवार खड़ी कर दी और बाकी घर हम लोगों ने नया बनवा लिया। अब हम लोगों के 3 बेडरूम है और तीनों बेडरूम के साथ हम लोगों ने अटैच वॉशरूम बनवा लिए हैं। लेकिन वो जो पहले वाला घर था और पहले जो सब था वो बहुत डरावना था। ये हमारे घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।